विदेशों में हिंदी या हिंदी साहित्य का जो अध्ययन है, उसकी जो उपस्थिति है, वो भी हमें लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 19वीं सदी के मध्य या अंत से मिलता है। यूरोप में भारत विद्या के जो संस्थान हैं, वो लगभग लगभग 19वीं सदी की शुरुआत में खुल गए थे। जर्मनी में बॉन विश्वविद्यालय में 1818 में पहला भारत विद्या का विभाग खोला गया था और वहाँ संस्कृत पढ़ाई। उसके बाद दूसरी भाषाएं भी शुरू हुई, लेकिन बहुत बाद। अलग अलग तरह की जो सोसाइटीज बनी हुई, सोसाइटी एशियाटिक, रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी बनी है। बर्लिन ओरिएंटल इंस्टीट्यूट खोला गया है और अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी का भी निर्माण हुआ है। अच्छी बात है कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन के साथ साथ लोगों की जो दिलचस्पी बढ़ी है भारत में, भारतीय समाज में, उसने लोगों को इस ओर आकर्षित किया है कि वो जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी कुछ जाने। और इसी तरह से जो आधुनिक भारत विद्या है उसकी शुरुआत। और दिलचस्प है कि जर्मनी में इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी। 1887-88 से जर्मनी में बर्लिन में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में हिंदुस्तानी का अध्यापन होने लगा था। 1887 में। और हो सकता है कि आपको हैरानी हो जानकर कि जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूं, हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति और इतिहास, ये मेरे क्षेत्र हैं पढ़ाने। लेकिन यहाँ जो जिस पद पर मैं आज हूं, इसका निर्माण 1921-22 में किया गया और तब से लगातार ये चलता जा रहा है। तो काफी पहले से यहाँ काम होने लगा। 60 के दशक में, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक भारत में लोगों की दिलचस्पी और अधिक बढ़ी और उसका निष्कर्ष के तौर पर ये रहा, परिणाम ये हुआ कि जर्मनी जैसे देश में हर राज्य में कम से कम एक भारत विद्या का विभाग खोला। और जब मैं जर्मनी पहली बार आया 2000 या 2001 में, तो उस समय यहाँ लगभग लगभग 17 या 18 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही। दुर्भाग्य से ये संख्या पूरी नीचे चली। करीबन 6 विश्वविद्यालयों ने अपने भारत विद्या के विभाग को बंद कर दिया। उसके कई कारण हैं, लेकिन उसमें अभी जाने का यहाँ समय नहीं। अगर आपके प्रश्न हो, जरूर आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। अंत में मैं आपको ईमेल एड्रेस भी दूंगा अपना, और हम उस पर विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये जो मैं कह रहा था, इतने सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी की और संस्कृत की पढ़ाई होती है। दुनिया के लगभग 150 से लेकर के 180 या 200 के बीच के विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन होता है, लेकिन अभी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है स्पष्ट तौर। भारत सरकार में कुछ लोग कहते हैं कि 200 विश्वविद्यालय में, कुछ लोग कहते हैं 150 विश्वविद्यालय में, लेकिन हमारी जो जानकारी, हमारे पास जो सूची है, वो लगभग लगभग 150 या उसके आसपास के विश्वविद्यालय की है जहां हिंदी का अध्यापन है। चीन में कुछ नया हुआ है, वो यह हुआ है कि वहां जो है हिंदी के पिछले 3-4 वर्षों में या 5 वर्षों में कई विश्वविद्यालयों में नए हिंदी के कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। और उसका कारण कुछ और है। उसका कारण ये नहीं है कि चीनी लोग भारत में आकर के भारतीय भाषा या साहित्य पर कुछ करना चाहते, नहीं। उसका कारण आपको मालूम है। उसका मुख्य कारण है जो सामरिक दृष्टिकोण है और सामरिक प्रश्न है भारत और चीन के बीच, वही उसका मुख्य कारण। आप अगर 1900
50 के बाद का जो यूरोप है और अमेरिका है और एशिया है, उसको उसके इतिहास में जाएंगे, और खास करके जो भाषा सीखने का जो इतिहास है उसको आपको स्पष्ट हो जाएगा। वियतनाम वॉर के बाद किस तरह से अमेरिका में भाषा सीखने की होड़ लगी और किस तरह से वहाँ उन्होंने अलग अलग जो तरीके हैं वो इजाद किए, उसका उसका आविष्कार किया पढ़ने और पढ़ाने। चीन उस समय वही कर, भारत किसी वजह से इस तरह के प्रक्रिया में नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए, क्योंकि हम भारत का जो इतिहास है, खास करके मुगल कालीन जो इतिहास है, उसको समझने के लिए हमें फारसी सीखनी बहुत जरूरी है, उर्दू आनी जरूरी है। हमें तिब्बती साहित्य और चीनी साहित्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे सामने एक तरह से एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत हो सकती है। सिर्फ अंग्रेजी या भारत में जो कुछ अभी उपलब्ध है मटीरियल, उसके आधार पर हमें पूरी तस्वीर उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजों का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाया, और हुआ भी तो वो बहुत सारी चीजें गुम हो गई, उपलब्ध भी नहीं। हाइडेलबर्ग, सोर्स, बर्कले और टेक्सास विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया विभाग के में हिंदी लेखकों को बुलाने की एक लंबी परंपरा रही है। हम भी बुलाते हैं, हैमबर्ग में भी कुछ हुआ है, हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो इतना तगड़ा नहीं है जितना मुझे लगता है हाइडेलबर्ग और बर्कले या सोवास का है। टेक्सास को दुर्भाग्य से बंद हो गया है, और हिंदी को कैसे, किस रूप में विदेशी लोग देख रहे हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से शिकागो विश्वविद्यालय का जो दक्षिण एशिया का विभाग है उसकी वेबसाइट पर जो लिखा है वो एक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वहां लिखा है, हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसे आधा बिलियन से भी अधिक लोग बोलते हैं, और जो वह भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, उसकी राजभाषा है। भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व ने हिंदी के विश्वव्यापी प्रभाव को उसकी परंपरागत सीमा से कहीं आगे बढ़ाया। इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं उस पर बाद में कहूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार करना जरूरी है, जैसे कि हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का जो माध्यम है वो क्या है। वो दुर्भाग्य से अभी भी विदेशी भाषा ही है। जर्मनी में अधिकतर काम या तो जर्मन में होता है या अंग्रेजी में होता है हिंदी के बारे में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अधिकतर काम अंग्रेजी में होता है। यूरोप में या अमेरिका में जो भी सम्मेलन होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उस पर हिंदी पर जो वर्कशॉप्स होते हैं वो सारा काम यूरोपियन भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया के अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी का विभाग नहीं है उस तरह से जिस तरह से आप भारत में सोचते। हिंदी एक भाषा है, वो भारत विद्या का भाग है, या फिर कहीं सिर्फ भाषा तक ही सीमित रहता है, जैसे एथनोलॉजी डिपार्टमेंट में कहीं हो या लिंग्विस्टिक्स वाले करते। इंडोलॉजी वाले जरूर उसको आगे बढ़ाते हैं, साहित्य भी पढ़ते हैं और फिर संस्कृति और इतिहास और समाज का अध्ययन करते हैं, फिलोलॉजी भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका माध्यम भी हिंदी नहीं होता। हिंदी को भाषा के बारे में या भाषा तक ही सीमित है। सभी साहित्यिक विधाएं भी नहीं पढ़ाई जाती, अधिकतर पढ़ाई जाती कहानियां या कुछ हद तक उपन्यास भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरी विधाएं हैं उन पर विचार नहीं किया जाता, बहुत कम। कुछ लोग हैं, मैं भी हिंदी जो मीडिया है उसको पढ़ाता हूँ, लेकिन उसका स्तर बहुत नीचे है, तो एक्सटेंसिव नहीं है। शोध कार्य होता है वो भी सब दूसरी भाषाओं में, हिंदी में नहीं। हिंदी पर होता है लेकिन हिंदी में नहीं। कुछ शोध करने के बाद पता चला है कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में बीए और एमए दोनों को मिला करके औसतन लगभग 25 से 30 थीसिस हर वर्ष लिखी जाती है।
जिनमें बमुश्किल 2.5% से 3% थीसिस जो होती है वो हिंदी साहित्य पर आधारित है, नहीं तो अधिकतर भाषाओं या समाज पर ही आधारित होती है, समाज और संस्कृति। और लगभग सिर्फ 10% और उससे भी अधिक जो कार्य होता है, ये 3% में से भी वो हिंदी कहानी पर आधारित रहता है। भाषा पर बहुत काम होता है, लिंग्विस्ट लोग करते हैं, लेकिन उनके तरीके कुछ और, वो सारा काम अंग्रेजी में होता है, लेकिन अधिकतर सिर्फ वो उदाहरण हिंदी का दे देते हैं, वो भी रोमन स्क्रिप्ट, अधिकतर लोग। आत्मकथाओं पर बहुत कम काम होता है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग उस पर काम। अब प्रवासी साहित्य के संदर्भ में बात की जाए तो भारत सरकार ने जो 2016 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके अनुसार वर्तमान में कोई लगभग 30.8 मिलियन भारतीय जो है प्रवासी भारतीय में गिने जाते हैं और उनकी संख्या वास्तव में बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे लोग भारत से बाहर जा रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए जाते हों, काम के लिए जाते हों या किसी दूसरी वजह से जाते हैं। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीय का जो समूह है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समूह। भारतीयों का प्रवास आज के दौर में भूमंडलीकरण का ही फल नहीं है, बल्कि शताब्दियों पहले से कम 3 भागों में शुरुआत, जो मैं पहले कह चुका हूँ। सबसे पहले जो गिरमिटिया लोग चले गए, वो नहीं, उससे पहले जो रोमा लोग चले गए, फिर उसके बाद गिरमिटिया आते हैं, और फिर तीसरा दौर तो आज का है, यहाँ IT एक्सपर्ट्स और दूसरे एक्सपर्ट्स बाहर चले जाते हैं। तो 3 तरह के दौर हम उसको उस तरह से समझ सकते। और जो कुछ मामलों में भारतीय भाषाओं और साहित्य के प्रसार की कड़ी को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं अगर हम उनका अध्ययन करते। एक और बात जिसको अधिकतर हम ज्यादा ध्यान शायद न देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो देते हैं, खास करके मीडिया के लोग, बॉलीवुड हिंदी सिनेमा का जो योगदान रहा है हिंदी भाषा के प्रसार में, वो अद्भुत है। उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। गिरमिटिया लोगों के बारे में हम बात कर चुके हैं, अलग अलग तरह से आर्गुमेंट किए जाते हैं, और यूरोप में जो लोग आए उससे पहले 1000 या 1100 वर्ष को, वो बिल्कुल उनकी तो पहचान अलग होगी। उसमें तो उनको तो भारतीय लोग भी शायद भारतीय नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप उनसे बात करते हैं रोमा लोगों से, तो वो वास्तव में कई ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो हमारा मूल जो है भारत। कई सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक ऐसी उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, उनके रिचुअल्स हैं या उनकी परंपराएं हैं, वो आज भी जीवित हैं, जो जैसे कि भारत में रही। और गिरमिटिया तो आपको मालूम ही है कि वे अपने साथ, चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, या अपनी जो उनकी जो भाषा थी भोजपुरी वो हो, या कोई और भाषा रही, वो आज भी वहां जीवित है। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो लोग बाहर गए हैं, उनकी स्थिति कुछ अलग है। कई लोग तो वो बिल्कुल एकदम भारत से बिल्कुल दूर हो चुके, खास करके उनकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी वहां पैदा हुई है विदेशों में, यहाँ यूरोप में, चाहे वो जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं और। वो इसलिए कहा जा सकता है कि आज भी हिंदी लिखने वाले प्रवासी साहित्यकारों में कोई ऐसा नाम नहीं दिखता है जो यूरोप में पैदा हो। अधिकतर लोग जो लिखते हैं वे सब के सब भारत में पैदा हुए हैं, भारत से सीख करके बाहर गए हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो भारत में ही
लिखते थे जिन्होंने शुरुआत कर दी भारत में लिखना, और उसकी बहुत मांग बाहर गई। जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो प्रवासी शब्द का जो अर्थ है उस पर तो कम ध्यान देते हैं हम बात, लेकिन देना चाहिए। वो डायस्पोरा डिस्कोर्स में कम से कम जो महत्वपूर्ण आयाम शामिल है। पहला, इसके एक नामकरण से जुड़ा हुआ, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं, और उससे निर्देश जो प्रश्न उभर कर सामने आता है, जैसे कि प्रवासी किसे कहा जाता है या कहा जा सकता है, इस पर मैं पहले भी विचार कर चुका, और उसके क्या मापदंड हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, इसके नामकरण की जो प्रक्रिया है या उस प्रक्रिया में प्रवास के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों के अध्ययन के लिए व्यापक सिद्धांत की स्थापना का संदर्भ है। उस पर अभी भी काम नहीं, उस पर हमें अभी भी बहुत काम करना होगा। एक व्यवस्थित रूप में विषय के को या डायस्पोरा स्टडी का अध्ययन 20वीं सदी के मध्य में सामने आता है, और इसकी शुरुआत, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, हिब्रू ग्रंथों के ग्रीक में अनुदित किए जाने से मानी जाती है, जिसमें फलस्तीन के बाहर रहने वाले यहूदी अपनी दुर्दशा, अपने जीवन की समस्याओं का वर्णन करते, और वो उनके जो मूल लोग थे, जो देश था या समाज था, उस तक पहुंचता या बहुत लंबा समय था। मेरे ख्याल से यहूदी यहूदी समाज ऐसा है जिसने दुनिया के अधिकतर देशों में, भारत को संभवतः, भारत को छोड़ अधिकतर देशों में, अधिकतर समाजों में बहुत कठिनाइयों का सामना, और जब कोई कठिनाई का सामना करता है, उससे उभरकर जो उनका जो अनुभव उभर कर सामने आता है, जैसे कि आप दलित साहित्य में देखते हैं या स्त्री विमर्श में देखते हैं, वो उसका स्तर बिल्कुल अलग है। और जो आज के दौर में हम ये देखेंगे कि जो गिरमिटिया प्रवासी हैं भारत, उनका जो अनुभव है, और जो आज के दौर में जो बाहर जा रहे हैं और फिर लेखक बन रहे हैं या लेखक बनकर बाहर जा रहे हैं, उनका जो अनुभव है उसमें बहुत फर्क है। तो मैं मानता हूं कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य या टेक्स्ट के विश्लेषण में इन चीजों का बहुत महत्व है। और मैं अंतिम भाग में ये भी पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे अगर समय। 1980 के बाद से प्रवासी साहित्य अध्ययन और उसके साथ ही इसके अध्ययन के तरीके भी बदल गए कुछ मामलों। दुर्भाग्य से भारत में मैं देखता हूं कि वही घिसी पिटी बातें सामने आ जाती हैं दुर्भाग्य। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें वास्तव में गहन अध्ययन की जरूरत। और जब हम ऐसे ही किसी भी कृति को ले लेते हैं जिसकी न तो क्वालिटी है और न कुछ वो प्रस्तुत कर पाती है, किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, और अगर आप उसको फिर उस पर शोध करते हैं, तो फिर वो जो निष्कर्ष होता है तो उससे इतना प्रभावपूर्ण तो नहीं होगा, प्रभावपूर्ण नहीं होगा। वो हमें अधिक जो निष्कर्ष है उसकी गहनता, उसका जो उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तो वो नहीं है। ये मैं कई कार्यों में देख चुका हूँ। इस पर हमें विचार करना चाहिए। समाजशास्त्र और वैज्ञानिकी की विभिन्न विधाओं का प्रयोग करने से ह्यूमैनिटीज में इसके अध्ययन के लिए नए फील्ड भी खुले हैं, जैसे कि स्मृति कला,
अध्ययन, स्थान की द्वंद्वता भी होती है, फैलाव से उभरी अर्थव्यवस्था, नॉस्टैल्जिया और निर्वंश विज्ञान अथवा मानव विज्ञान का जो जिसमें हम गृह विरह या सामाजिक पहचान के अंतर, विषयवाद और सांस्कृतिक विशिष्टता का आधारभूत संवेदनाएं उनको अपना विषय बना, जिसका धरातल मातृभूमि से दूर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की चेतना अथवा पहचान पर आधारित होती है, और जिसमें सामाजिक वर्ग और व्यक्ति की पहचान भी अहम भूमिका निभाती है, जिसे हम सोशल कैटेगरीज अथवा आइडेंटिटीज के रूप में जानते हैं। हिंदी में इस पर ज्यादा काम अभी तक मुझे दिखा नहीं, लेकिन हाँ अंग्रेजी में काफी काम हो रहा है, और जर्मन में भी, खास करके जो जर्मन है और जो यहूदी लोग हैं और दूसरे लोग तो या तो जर्मनी में आए या जर्मनी से गए हैं, उन पर जो काम हुआ वो बहुत गहन अध्ययन उसमें हो गया है, हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रवासी साहित्य में ज्ञान मीमांसीय प्रश्न का अध्ययन, इस पर अभी विचार कुछ जगह हुआ है, लेकिन भारतीय संदर्भ में दुर्भाग्य से नहीं। जो एपिस्टेमोलॉजिकल जो स्टडी की बात करते हैं। अब आते हैं जो दूसरा भाग है कि वर्तमान स्थिति क्या है हिंदी। तो हम देखते हैं, पहले जब हम ढूंढते थे किताबों में कहीं, लेकिन आजकल सब आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारा काम अलग अलग जगह हो रहा है, और मीडिया ने खास करके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसमें बड़ा योगदान दिया है, और जो चीज भारत में हो रही है या जो कुछ वहां लिखा जा रहा है वो यूरोप में भी वो आ रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग है, वो छन करके आ। हम बात कर रहे थे कि जो लिखा जा रहा है हिंदी में उस पर क्या विचार हो, जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश जगह है जहां पर हिंदी पर बहुत काम हो रहा है, जैसे इंग्लैंड आपको मालूम है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है और अमेरिका में, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ जर्मनी जैसा देश आप ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, ऑस्ट्रिया ले लीजिए, हंगरी या फिर पुर्तगाल, स्पेन वगैरह यहाँ ले लीजिए, बहुत कम हिंदी पर काम हो, क्योंकि वहाँ जो हिंदी बोलने वाले हैं वो हिंदी के क्षेत्र से संभवतः नहीं आए, क्या उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया। डेनमार्क से में भी कुछ काम हो रहा, लेकिन सिर्फ एक दो लोग ही काम। हाँ, इंग्लैंड में बहुत काम, इंग्लैंड से जो बहुत सारे इतने सारे लोग हैं, चाहे वो उपन्यास विधा हो या कविता हो या फिर कहानी हो या फिर क्या कहना चाहिए जो रिपोर्टाज है, उस पर भी काम। सुषम वेदी से आप सब परिचित होंगे, तेजेंद्र शर्मा से, मोहन राणा से। तो मोहन राणा हमारे अच्छे मित्र हैं, तेजेंद्र शर्मा भी अच्छे मित्र हैं, सबसे बात होती रहती, तो पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी वजह से बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस प्रश्न पर आता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं इनका जन्म भारत में हुआ है, और इनकी जो पहली पीढ़ी, यहाँ तक कि जो पहली पीढ़ी भी है, दूसरी पीढ़ी है यूरोप में, वो हिंदी नहीं बोलती या हिंदी नहीं सीखती, हिंदी में लिखना तो दो। जबकि अगर आप अंग्रेजी को देखिएगा, अंग्रेजी में तो लोग बुकर प्राइज ले रहे हैं, भारतीय लोग, भारतीय जो यहीं पैदा हुए, यहाँ तक कि जर्मनी में भी एक कुछ लोग हैं, भारत के लोग हैं जो यहाँ आकर बस गए, वो जर्मन में लिखते हैं, लेकिन संभवतः भारत में उनकी कोई खबर नहीं है, न तो उस संदर्भ में भारत सरकार कोई कुछ करती है और शायद करना भी नहीं चाहती इस संदर्भ में, क्योंकि अगर करना चाहती तो आज तक अपने बर्लिन में तो टैगोर सेंटर है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करते हैं। इंग्लैंड में आपका नेहरू सेंटर, तो अभी यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है।
और इनकी जो उपस्थिति है वो इतनी अच्छी तरह से दर्ज नहीं हो पाती दुर्भाग्य से। इनको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि वे जो यहाँ के मूल निवासी उन तक पहुंच पाए। उसके कई माध्यम हो सकते हैं, उसके अनुवाद एक माध्यम है, फिर कोर्सेज शुरू करना दूसरा माध्यम है, और दूसरा कुछ नई तरह के फंक्शंस करना एक माध्यम हो सकता है, और हो भी रहा है। जैसे कि हमबर्ग में हम हर साल, हर दूसरे साल इंडिया वीक मनाते हैं, तो उसमें साहित्य, भाषा, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सब पर विचार। अभी पिछले सप्ताह हमने इंडिया वीक मनाया है हैम्बर्ग में 8 से 14 नवंबर, और बहुत अच्छा रहा। भारत से भी बहुत सारे लोग आए थे, पत्रकार भी आए। अभिमन्यु अनंत को आप जानते ही होंगे, राजा हीरामन, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मॉरिशस से या फिर सूरीनाम में जो लोग लिख रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण। वो मुझे लगता है असली भारतीय प्रवासी हैं। उनके उनका जो लेखन है उसके अनुवाद के लिए कुछ किया जाना चाहिए, कोई परियोजना शुरू की जाए, तो ताकि भारत में भी लोग और अधिक उनके बारे में जानें, और जो यूरोप के दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी वो आ जाए। तो ये जो विधा है, प्रवासी साहित्य की जो विधा है, उसको वो और सुदृढ़ हो। एक चीज और है कि यूरोप में अभी तक इन लोगों पर अधिक काम नहीं हुआ, बहुत कम काम हुआ यूरोप के विश्वविद्यालय में प्रवासी साहित्यकारों पर बहुत कम काम। उसका कारण संभवतः ये भी है कि ये लोग इतनी, इनकी उपस्थिति बहुत कम यहाँ के साहित्यकारों के साथ रही है या है। कुछ लोग हैं जैसे मोहन राणा, उनकी जो कविताएं हैं वास्तव में मैंने जर्मन में भी की हैं और अंग्रेजी में भी हुआ है उसका अनुवाद, और मेरे ख्याल से पोर्तुगीज में भी हुआ और हंगेरियन में भी हुआ है। तो कुछ चीजें हो रही हैं। सुषम बेदी एक दूसरी लेखिका है जिन पर विचार हुआ, पर अधिक लोगों पर नहीं हुआ। प्रवासी साहित्य पर पुस्तकें छप चुकी हैं, छप रही हैं, लेकिन भारत में, यूरोप में बहुत। इस पर एक और समस्या सामने आती है। 2006 में जर्मनी में भारतीय साहित्य पर खूब पब्लिक बहस हो रही थी, और यहाँ के जो नामी गिरामी पब्लिशर्स थे वो भी वहां गए थे। फ्रैंकफर्ट में था जो एग्जीबिशन हुई थी, तो वहां एक बहस चल पड़ी कि भारतीय साहित्य को जर्मन में क्यों नहीं प्रकाशित किया जा रहा है, और जो हो रहा है वो बहुत कम हो। तो जो पब्लिशर थे, जो मुख्य, जो बड़े पब्लिशर थे, उनका कहना था, उनमें से एक जिसको मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे अच्छी पुस्तकें छापने में परेशानी नहीं, अगर आप पहले मुझे भारतीय भाषाओं में छपी कोई अच्छी पुस्तक दे सकते हैं तो मैं तुरंत उसे छाप लूंगा। ये जर्मनी का जो एक बड़ा पब्लिकेशन है, प्रकाशक है, उसके शब्द हैं। यद्यपि कुछ समय से अभी बीच में द्रौपदी फैलाग कुछ ऐसी चीजें छाप रहा है जो अनुदित, जो जर्मन में छप रही है, जर्मन में छप रही है, लेकिन देवनागरी में अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया। जबकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 20वीं सदी के मध्य में कुछ काम हुआ था। यहाँ कुछ लोगों ने, कुछ प्रोफेसरों ने देवनागरी में छापाखाने तैयार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो इतना सफल नहीं रहा, क्योंकि लोग पढ़ ही नहीं पाए। हमने तो भाषा नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से, और उसको उसको उसके लिए कोई ऐसी
फंड की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वो बंद हो गई आपसी। वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अनुवाद की कुल 2121 पुस्तकें छपी, लेकिन उनमें से दक्षिण एशियाई भाषाओं की सिर्फ 19 पुस्तकें, पूरे दक्षिण एशिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की कितनी रही होगी। उसमें आपको बंगला भी लेना होगा, मराठी भी लेना होगा, तमिल लेना होगा, उर्दू लेना होगा, आपको उसमें जो दूसरी भाषाएं वो भी लेनी होंगी। तो बहुत कम।